हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाओवाद या फिर कह सकते हैं जंगलवाद या फिर बोल सकते हैं इसे फाओविज्म। तो यहाँ पर जितने भी फाओविज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर फाओवाद शैली का प्रयोग करने वाले कलाकार हैं। तो यहाँ पर जो फाओवाद शैली में जो प्रथम प्रयोग करा था, यानी कि जिसमें सबसे पहले प्रयोग करा था, वो आंद्रे देरे हैं या फिर हेनरी मातिस हैं या फिर मोरिस ब्लामंक है या फिर राउल डफी हैं। ये भी बता देते हैं यहाँ पर जितने भी ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, फाओवाद के कलाकार हैं। किसके हैं? फाओवाद के कलाकार हैं, याद रखिएगा। अगर बाई चांस इसमें से ऑप्शन में से कोई सा भी आ जाता है एग्जाम में तो आपको फाओवाद ही लगाना है, क्योंकि आंद्रे देरे हैं ये कौन से कलाकार हैं? फाओवाद के हैं। हेनरी मातिस भी हैं, किसके हैं? फाओवाद के। मोरिस ब्लामंक हैं तो ये भी फाओवाद के हो जाएंगे, और राउल डफी हैं ये भी फाओवाद के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो बिल्कुल हेनरी मातिस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो आंद्रे देरे के बारे में अगर हम बात करें तो ये फाओवाद में तो इन्होंने काम किया था, लेकिन ये घनवाद की तरफ मुड़ गए थे। मतलब बाद की बात है कि बाद में ये घनवाद की तरफ मुड़ गए थे। कौन? आंद्रे देरे। अगर हम बात करते हैं मोरिस ब्लामंक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर जंगली प्रभाव दिखता है या फिर फाओवादी जो प्रभाव दिखता है वो किसके में चित्रों में दिखता है? तो मोरिस ब्लामंक में दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राउल डफी के बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में क्या कहना है कि जो राउल डफी हैं तो इन्होंने कास्ट मुद्रण में इन्होंने क्या करा था? ग्राफिक माध्यम से इन्होंने क्या करा था? कास्ट मुद्रण में जो, ठीक है, जो कास्ट मुद्रण की विधि से इन्होंने क्या करा था? ग्राफिक माध्यम में इन्होंने चित्र बनाए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि फाओवाद के कलाकार कौन से हैं। तो आप 4 कलाकार याद कर लीजिए कि आपकी कौन सी हो जाएगी। एक देरे याद कर लीजिएगा, एक हेनरी मातिस याद कर लीजिएगा, एक मोरिस और एक वही मतलब राउल डफी। ठीक है, तो ये 4 याद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसमें है तो हेनरी मातिस इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। चलिए तो फाओवाद का जन्म है, यहाँ पर पूछा है कि फाओवाद का जो जन्म है कहाँ पर हुआ है। तो आपको सबको बताना है कि फाओवाद का जन्म स्पेन है, फ्रांस है, लंदन है या फिर इटली है। तो सब लोग सारे स्टूडेंट बताइएगा कि फाओवाद का जन्म हुआ है तो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो तब तक आप बताइए, तब तक मैं बताती हूँ कि फाओवाद का अर्थ क्या होता है। फाओवाद का जो अर्थ होता है क्या होता है? जंगली हैवान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जंगली हैवान बोल सकते हैं या द वाइल्ड विफ्ट बोल सकते हैं, जंगली हैवान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कलर ऐसे नहीं करते थे, मतलब पूरी, जैसे कि आपने देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं तो उन्होंने भी एकदम कलर को उंगलियों से डुबो कर ऐसे ही डायरेक्ट कलर लगा दिया। ट्यूब होता है, जैसे देखा होगा आपने, कलर भी कोई भी हो उसको डायरेक्ट लगा दिया। ऐसा नहीं कि ब्रश का यूज़ करा, उंगलियां ली, मतलब हाथ में बहुत सारा कलर लिया और उसको लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल है जंगली हैवानों की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कलर लगाना शुरू कर दिया, यही फाओवाद था। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब जो स्पेन है, फ्रांस है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगर सन पूछते हैं यहाँ पर कौन सा? 905। ठीक है, बस ये याद करना है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन तो आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया होगा कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाओविस्ट, जो फाओविस्ट है यहाँ पे कलाकारों से प्रेरणा स्रोत वाले कलाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए तो यहाँ पे फाओविस्ट कला से मतलब प्रेरणा स्रोत का मतलब है कि यहाँ पर कि फाओवाद शैली जब नहीं आई थी उससे पहले ही यहाँ पर कलाकारों ने शुरू कर दिया था काम। तो यहाँ पर है वैन गॉग है, पॉल गॉगिन है, मातिस है या फिर जॉर्ज ब्राक है। तो सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जॉर्ज ब्राक तो किससे संबंधित हैं? घनवाद से संबंधित हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मातिस से, तो मातिस तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ये किससे संबंधित है? फाओवाद से संबंधित है। पॉल गॉगिन है तो ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा वैन गॉग भी उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो पॉल गॉगिन है। क्यों इसका पॉल गॉगिन है? क्योंकि यहाँ पर जो पॉल गॉगिन है इन्होंने
सबसे पहले इन्होंने फाओवाद में इन्होंने काम किया था, लेकिन इनकी जो शैली थी वो उत्तर प्रभाववाद था। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद में इन्होंने काम किया था। लेकिन अगर हम पॉल गॉगिन की बात करें तो यहाँ पे जो फाओविस्ट कलाकारों के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? पॉल गॉगिन है। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतीकवाद का भी देख सकते हैं पॉल गॉगिन में। ठीक है, ये चीज़ आप याद करिएगा। वैन गॉग की अगर हम बात करें तो वैन गॉग का क्या हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद हो जाएगा। ठीक है, पॉल गॉगिन का कौन सा हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद। ठीक है, याद रखिएगा। बस ये चीज़ थोड़ी चीज़ पॉइंट याद करने वाली चीज़ है, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगी कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम घनवाद के प्रेरणा स्रोत की बात करें तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि घनवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है। जल्दी से बताइएगा, सभी लोग बताइएगा कि घनवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है। जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताइएगा। देखो वैन गॉग का आपने बताया था, कौन सा हो जाएगा? अभिव्यंजना के प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे, अभिव्यंजना। ठीक है, अभिव्यंजना। याद फिर से रिपीट करा रही हूँ, पॉल गॉगिन का हो जाएगा तो कौन सा? फाओवाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा। मातिस का हो जाएगा तो मातिस तो है ही, फाओवाद शैली में इन्होंने पूरा काम किया है। जॉर्ज ब्राक की बात करें तो ये घनवादी हैं। अगर यहाँ पे घनवाद के प्रेरणा स्रोत माने तो पॉल सेजान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पॉल सेजान हो जाएंगे, याद रखिएगा। जो कुछ क्वेश्चन है तो आप उसको याद करिए तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पर बढ़ाते हैं। अब 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मातिस का चित्र नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर ब्लू न्यूड है या नीली अनावृत बोल सकते हैं, द पिंक न्यूड है या द डांस है या मैन स्मोकिंग अ पाइप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए, जो है यहाँ पर सभी लोग आंसर दिया करें। देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट वॉच तो करते हैं लेकिन आंसर नहीं देते। कोई बात नहीं, गलत दीजिए सही दीजिए लेकिन आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मातिस का चित्र नहीं है तो यहाँ पर यानी कि ब्लू न्यूड तो सब लोग जानते हैं कि मातिस का हो जाएगा। द पिंक न्यूड है तो ये भी मातिस का हो जाएगा। द डांस है तो ये भी मातिस का हो जाएगा। इसमें से ये जो वाला आपको चित्र दिख रहा है मैन स्मोकिंग अ पाइप, ये वाला चित्र मातिस का नहीं है। और ये मातिस का नहीं है तो फिर किसका है? सभी स्टूडेंट बताइए। तो मोरिस ब्लामंक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोरिस का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इतना ज़्यादा नहीं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि इस मैन स्मोकिंग अ पाइप आ जाता है एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी मोरिस ब्लामंक के मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या था? जंगलवादी कलाकार था, मतलब जंगली वाले कलाकार था, मतलब आंधी तूफान वाले ज़्यादा चित्र बनाता था। कौन? मोरिस ब्लामंक बनाता था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेनरी मातिस की, ये जो तीनों पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, ब्लू न्यूड हो गया, द पिंक न्यूड हो गया, द डांस हो गया, ये सब आपको क्या दिखेगा? सीरीज़ हैं ये। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र नहीं, एक चित्र से भी ज़्यादा चित्र बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर फाओ चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी सेलम द ओटम में मातिस के चित्र नहीं था। यानी कि जो कह रहा है कि जो मतलब प्रदर्शनी है, जो सेलम द ओटम जो मतलब प्रदर्शनी है, यहाँ पर मातिस का चित्र नहीं था। यानी कि इससे पहले ही बात, अब यहाँ पर जो बनाई थी तो वो कौन से बनाई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, अब 1905 में जब हुई थी तो इसका मतलब है कि इसके बाद में बनाया होगा या इससे पहले बनाया होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये तो सब याद करिए, वुमेन विद हेट है, ये हेट है, ये घृणा वाला है ना, तो ये याद रखना। बाकी ब्लामंक ने भी बनाया है, ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हैं वुमेन विद हेट वाली, ये ब्लामंक ने भी बनाया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मोरिस ने भी ये वाला बनाया है। ओपन विंडो है तो ये भी मातिस का हो जाएगा। हरी पट्टी है, हरी पट्टी किसका है यार? हरी पट्टी बोल सकते हैं या फिर ग्रीन स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, ग्रीन स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन स्ट्रिप क्या है यहाँ पर ये भी बता देते हैं, अभी आएगा तो उसको भी बारे में बता देंगे। द जॉय ऑफ लाइफ इसका राइट आंसर हो गया क्योंकि इन्होंने ये बनाया था 1906 में बनाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हरी पट्टी की, जो हरी पट्टी है यहाँ पर मैडम मातिस का चित्र है, उसी को ही यहाँ पर हरी पट्टी यानी ग्रीन स्ट्रिप का नाम दिया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? मैडम मातिस। और मैडम मातिस कौन है? मातिस की पत्नी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं।
फाओवाद का ऐसा कौन सा कलाकार है जो सभी चित्रकारों से अधिक जंगली चित्रकार था? ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने अभी बताया था, जंगली चित्रकार था, बिल्कुल अभी बताया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल ब्लामंक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन जो बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जितना फाओवाद का मैं पढ़ा रही हूँ आप बस उसको याद करिएगा। आपके क्वेश्चन ये समझिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी चैप्टर मैं करा रही हूँ बस आप उसको याद कर लीजिए। मैं बिल्कुल टीजीटी और पीजीटी वाला ही करा रही हूँ। नेट का एग्ज़ाम भी आ चुका है, ठीक है, वो सॉरी नेट का भी फॉर्म आ गए हैं, तो यहाँ पे सब लोग फिल भी करेंगे, तो नेट की भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो थोड़े जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सब लोग को अभी टीजीटी और पीजीटी वाला ज़्यादा पड़ा है, तो यहाँ पर उसकी पहली तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मातिस है, तो मातिस के बारे में तो सबको पता ही है कि फाओवाद के कलाकार हैं। इन्होंने सबसे पहले शैली का प्रयोग करा था, मतलब पूरी शैली इनकी फाओविज्म थी। ठीक है, अगर हम आंद्रे देरे की बात करें तो आंद्रे देरे ये घनवाद की तरफ मुड़ गए थे। ठीक है, मतलब कोई पूरा काम जैसे माने और मोने का है, जैसे सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि माने इसका जनक है कि मोने इसका जनक है ना, तो समझ में नहीं आता है। तो देखो जो भी कलाकार होता है जो पूरे यहाँ पे लास्ट तक जुड़ा रहता है, श्रेय इसी को ही जाता है, जनक का। ठीक है, तो यहाँ पे घनवाद हो जाएंगे यहाँ पर कौन, आंद्रे देरे। ठीक है, तो आंद्रे देरे हैं, ये घनवाद की तरफ मुड़ गए थे बाद में। ठीक है, बाद में, लेकिन ये फाओविज्म कलाकार हैं। राउल डफी की बात करें तो ये किस में इन्होंने काम किया था, कास्ट मुद्रण में काम किया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ताकि आपको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि याद हो जाए। कास्ट मुद्रण से ग्राफिक कलाकार में उन्होंने काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। पेपर कट के लिए प्रसिद्ध था, मतलब ऐसा कलाकार है जो पेपर कट के लिए प्रसिद्ध है। मातिस है, ब्लामंक है, आंद्रे देरे है या फिर राउल डफी है। देखो यहाँ पर पहले बता देते हैं कि जो पेपर कट के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, मातिस हो जाएंगे। और मातिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे नीली अनावृत वाली जो चित्र है वो भी बनाया है, यानी कि सीरीज़ बनाई है, कोलाज सीरीज़ बनाई है। कौन सी, यहाँ पर द ब्लू न्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बाकी तो मैंने ब्लामंक के बारे में बता दिया है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए, ये किसके लिए। ठीक है, यहाँ पर राउल डफी हो जाएंगे कास्ट मुद्रण से ग्राफिक। ठीक है, कास्ट मुद्रण से ग्राफिक। आंद्रे देरे हो जाएंगे, ये मतलब घनवाद की तरफ मुड़े थे। बाकी ब्लामंक हैं, तो ब्लामंक ये अधिक जंगली प्रभाव इनमें था, सबसे ज़्यादा आंधी तूफान वाले ज़्यादा बनाते थे चित्र, कौन, ब्लामंक बनाते थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ। देखो यहाँ पर आकृतियाँ थोड़ा सा गलत लिखा है। देखो सभी सारे स्टूडेंट अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मैंने रिवीजन टेस्ट भी दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काली मोटी आकृतियाँ से घिरी आकृतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कलावादी कलाकार ने बनाई है, तो कौन से कलाकार ने बनाई है, तो सभी लोग आंसर दीजिए। किसने बनाई है, रॉल्ट ने बनाई है, राउल डफी ने बनाई है, आंद्रे देरे ने बनाई है या फिर ब्लामंक ने बनाई है। अब जिसके बारे में मैं नहीं बताया है उसी ने ही बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने बनाई है, तो बिल्कुल राउल ने बनाई है। रॉल्ट भी बोल सकते हैं या फिर राउल डफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो चीज़ क्वेश्चन हो गया, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये पीजीटी में आया हुआ है ये वाला एग्ज़ाम। तो यहाँ पर पूछा है कि काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ किस कलाकार ने बनाई है, तो किसने बनाई है, राउल डफी ने बनाई है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये किसके कलाकार हैं, वो राउल डफी। हाँ, यहाँ पर ये वाला जो है राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो गया है, दो बार लिख गया है, यही है, मतलब दोनों यही हैं। राउल भी बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, राउल डफी बोल सकते हैं या फिर राउल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउल डफी हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 पर। सबको समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए। देखो आप लोग बताते हैं तभी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कि कम से कम मेहनत कर रही हूँ, कि हाँ थोड़ा सही लगता है। बस यही चीज़ है, बस इसीलिए बार बार आप लोग से पूछती हूँ मैं।
चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है जलते हुए रंगों जैसे। अब जलते हुए ये नहीं समझ लेना कि आग लगी हुई है रंगों में, ठीक है। तो यहाँ पे जलते हुए रंगों जैसे का, जलते हुए का रंगों का जैसे मतलब बहुत नियोन कलर समझ लीजिए, जो एकदम नियोन कलर होते हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे शुद्ध प्रभाव हेनरी माथिस के किस चित्र में है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनके जो रेड स्टूडियो में है, या फिर स्टिल लाइफ विद मैंगो में है, या द डिनर टेबल में है, या फिर ओपन विंडो में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि जलते हुए रंगों जैसे शुद्ध प्रभाव हेनरी माथिस के किस चित्र में मिलते हैं। देखो यहाँ पर हेनरी माथिस के बहुत सारे चित्र आ गए हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि द जॉय ऑफ लाइफ याद करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हरी पट्टी वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओपन विंडो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब याद करिएगा हेनरी माथिस के चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी माथिस के किस चित्र में है, तो किस चित्र में हो जाएगा, सभी लोगों, सारे स्टूडेंट बताइए। द डिनर टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द डिनर टेबल, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं इसको भोज की मेज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, भोज की मेज या द डिनर टेबल। देखो ये क्वेश्चन जो आपको मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये किसके चित्र हैं, सभी लोग हेनरी माथिस के ही चित्र हैं, यहाँ पर तो लिखा ही है। चलिए यहाँ से तो ये चीज़ हो गया। अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, वर्ष 1900 से 1904 के मध्य की जो गुलाम दस्तरफ है नामक कांस्य मूर्ति किसने बनाई। तो आपको आंसर देना है, माथिस ने बनाई है, मार्सेल दूसा ने बनाई है, या फिर मोरिस ने बनाई है, या फिर आंद्रे। मोरिस समझ रहे हैं आपके किसका बात कर रहे हैं, मोरिस ब्लामंक, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, जल्दी से आंसर बताइए सारे स्टूडेंट, सभी लोग आंसर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से सभी लोग बताइए क्या आंसर है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल माथिस हो जाएगा। यहाँ माथिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माथिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो मैंने मार्सेल दूसा के बारे में बता ही दिया है, मोरिस हो गया, आंद्रे हो गया, बता ही दिया है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है। तो सभी लोग जानते हैं कौन जंगलवादी ऐसा चित्रकार है, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। माने हैं, मोने हैं, माथिस हैं, या फिर आंद्रे हैं। तो माने मोने को तो सभी लोग जानते हैं, ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। बिल्कुल प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। माथिस की अगर हम बात करें तो माथिस फाववाद से हो जाएंगे, ठीक है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत करेगा, यहाँ पर प्रसिद्ध पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल माथिस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर माथिस का डांस, यहाँ पर माथिस जो है डांस कर रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस संग्रहालय में है, ठीक है। लुव्र पेरिस में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, या फिर नेशनल गैलरी लंदन में है, या फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। ये कब बना था, माथिस का डांस कौन से सन में बना था, 1909 में बना था, ठीक है। और ये जब माथिस का डांस है तो बिल्कुल किसका चित्रकार, मतलब कौन सा चित्रकार हो जाएगा, तो माथिस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और किससे संबंध है, तो बिल्कुल फॉविज्म से संबंधित है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है, पीटर पॉलॉक की है, जैक्सन पॉलॉक की है, या फिर हेनरी मैथिस की है, या फिर हेनरी मूर की है। तो सभी स्टूडेंट बताइए कि पीटर पॉलॉक किससे संबंधित है, जैक्सन पॉलॉक भी बताइए, जैक्सन पॉलॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताइए। और हेनरी मूर को भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी माथिस है, ठीक है। जॉय ऑफ लाइफ बिल्कुल अभी मैंने चित्र बताया था, तो किसका चित्र हो जाएगा, हेनरी माथिस का हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। और बाकी सब पता ही है कि किससे संबंधित है, फॉविज्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर बता देते हैं कि अभी आपका रिवीजन टेस्ट भी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑफ मैडम मातिस द ग्रीन स्ट्रिप जो ईस्वी किस की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी प्रसिद्ध है, मुंख की है, देगा की है, मातिस की है या फिर पिकासो की है। तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया था, जो मैडम मातिस हैं वो किसकी हैं, मातिस की पत्नी है। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी, मातिस की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो प्रसिद्ध है यहाँ पर वो किसका है, तो बिल्कुल मातिस का ही हो जाएगा। तो पिकासो मैंने पढ़ा दिया है, तो बताइएगा पिकासो किससे संबंधित है। देगा भी बताइएगा किससे संबंधित है, देगा भी पढ़ा दिया है। एडवर्ड मुंख नहीं पढ़ाया है, तब भी बताइएगा कि मुंख किससे संबंधित है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मुंख किससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपकी जल्दी से प्रैक्टिस सेट का भी आने वाला है। हाँ, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन टेस्ट है, आपको बताने हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए हो रहे हैं। देखो ब्रॉक को पहले बताइए, जॉर्ज बो, यहाँ पे ब्रॉक हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं, घनवाद के लिए जाने जाते हैं, नव प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं, प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं या फिर अभिव्यंजनावाद के लिए जाने जाते हैं। सेजान का भी बताइए, सेजान भी मैंने आपको करा दिया है, तो सेजान बताइए कि नव प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं या प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं या फिर उत्तर प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं। मोने का भी बताइए कि प्रभाववाद है कि नव प्रभाववाद है कि उत्तर प्रभाववाद है। मातिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बताइएगा कि इसका ब्राक किससे संबंधित है, सेजान किससे संबंधित है, माने भी किससे संबंधित है, सभी लोग बताइए। देखो अब आपको बताने का नंबर है, जितना समझाना था शुरू के कम से कम 6-7 क्वेश्चन में ही बता दूंगी, और बाकी आप लोग से ही पूरा ही, वैसे आप ही लोग सब लोग बताते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ और चारों ऑप्शन के बारे में भी बताएं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो आपका रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होता है। चलिए, तो आपका रिवीजन टेस्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चंस। फाओबाद का जन्म हुआ था, सभी लोग, सारे स्टूडेंट लोग बताइए कि फाओबाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, सभी लोग बताइए। 1 मिनट, सभी लोग को टाइम दिया जाएगा। सभी लोग बताइए कि फाओबाद का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, सभी लोग बताइए, सबको टाइम भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फ्रांस, और सन आपका 905। चलिए, नेक्स्ट हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने हैं। फाओबाद का जनक था, तो जिसने, आपको ही मैंने बताया था कि फाओबाद का जो जनक था उसको मैंने पूरा कराया था कि यहाँ पर पूरी शैली में जो काम करता है उसी को ही श्रेय जाता है। तो यहाँ पे फाओबाद का जो जनक था वो कौन था, बताइए, बताइए सभी स्टूडेंट। तो बिल्कुल हेनरी मातिस हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, हेनरी मातिस हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर फुल डिटेल्स में एक बार और पढ़ा देंगे, यहाँ पर नेट का एग्ज़ाम हो, अगर कोई भी स्टूडेंट नेट वाला अगर है तो यहाँ पर एक बार और करा देंगे, पूरा एक एक चैप्टर करा के चलेंगे। हेनरी मातिस का अलग चैप्टर होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं जो आंद्रे देरे का अलग होगा, जॉर्ज ब्रॉक अलग होंगे, पिकासो अलग होंगे, एक एक आर्टिस्ट के बारे में कराएंगे। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम का ये है जो सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप उसको तैयार करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाओबाद का मुख्य कलाकार था। तो सब लोग बताइए कि फाओबाद का मुख्य कलाकार कौन था, सभी लोग स्टूडेंट बताइए कि फाओबाद का मुख्य कलाकार कौन है। तो बिल्कुल कौन हो जाएगा, हेनरी मातिस। हेनरी मातिस का बहुत बार नाम आता है, बहुत ही बार। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर से ज़्यादा यही चीज़ पूछता है कि फाओबाद या जंगलवाद का जनक या फिर कलाकार कौन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाओबाद को प्रेरणा मिली, यानी कि फाओबाद से पहले अगर किसी ने काम किया था तो वो कौन से कलाकार थे, यानी कि किस कलाकार से फाओबाद को प्रेरणा मिली, यानी कि किसके, उनके प्रयोगों से फाओबाद का यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, सभी स्टूडेंट बताइएगा किसने किया था, बताइए। तो बिल्कुल कौन हो जाएगा, सभी लोग बताइए, बिल्कुल गॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पॉल गॉगिन। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया भी था ये चीज़ आपको, पॉल गॉगिन है तो आपका किस्सा हो, मतलब किस हो जाएगा। वैसे पॉल गॉगिन उत्तर प्रभाववाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके प्रयोगों से
क्या होता है कि मतलब फाओबाद को यहाँ से इन्होंने प्रेरणा स्रोत के कलाकार बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हेनरी मातिस जो मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा हो जाएगा? 1869 से 1954 किस आंदोलन से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करने का अलग अलग तरीका होता है एग्जाम में किसी भी तरीके से कि किस आंदोलन से संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं कि जितने भी वाद हैं वो सभी कौन क्या हैं, कोई शैली तो है नहीं, सब एक आंदोलन ही थे। सब ने अपना अपना आंदोलन चलाया था, किसी ने किसी तरीके से चलाया था, किसी ने किसी तरीके से चलाया था। तो यहाँ पे आंदोलन है तो आपको बताना है कि कौन से कला आंदोलन से जुड़े हैं। ठीक है, तो हेनरी मातिस तो बिल्कुल किससे हो जाएंगे? फाओविज्म से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? फाओविज्म। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये चीज़ हो गया आपका, या फिर फाओबाद भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जंगलवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है? मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपको बताना है कि मातिस फिर से आ गया। देखो ये आपको रटवा देंगे कि आपको दिमाग से निकले ना। यहाँ पे वीक स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबके लिए है ये। तो मातिस किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिल्कुल फिर से आ जाएगा आपका फाओबाद से हो जाएगा। सभी लोग तेजी से स्पीड से आंसर दीजिए, वही कॉपी पेस्ट करते जाइएगा। मातिस किस आंदोलन के अग्रणी थे? देखो यहाँ पे सभी तरीके के हैं, तो बिल्कुल फाओबाद के हो जाएंगे या फिर जंगलवाद के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरी पट्टी किसका चित्र है? सभी लोग स्टूडेंट बताइए। देखो हरी पट्टी ऊपर चली गई। चलिए तो बताइए कि हरी पट्टी किसका चित्र है? तो सभी लोग जानते हैं कि अभी मैंने बताया था कि हरी पट्टी यानी कि ये किसका, देखो अगर ऐसे करके लिख देते तो आप लोग समझ जाते कि किसका चित्र है। मैडम मातिस। ठीक है, ये मैडम मातिस का ही चित्र है। वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा व्यक्ति चित्र। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मैडम मातिस का चित्र है, तो सभी लोग जानते हैं मातिस हैं, तो बिल्कुल कौन हो जाएगा? मातिस ही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जॉय ऑफ लाइफ यानी कि जॉय ऑफ लाइफ कब बना है? 906। ठीक है, 1906 में बना है। और 1900 यहाँ पर 5 में क्या हुआ था? प्रदर्शनी लगी थी, प्रथम प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ पे जॉय ऑफ लाइफ नामक ऑयल पेंटिंग किसकी है? तो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ऑयल पेंटिंग भी है। देखिए तो बताइए जल्दी से सारे स्टूडेंट की ऑयल पेंटिंग किसकी है? तो बिल्कुल अभी मैंने बताया भी था आप लोग को कि जॉय ऑफ लाइफ किसकी पेंटिंग है। सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल हेनरी मातिस का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? हेनरी मातिस का हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ याद हो, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैंने आपसे पूछ लिया है कि ताकि आप याद रखें कि यहाँ पे हेनरी मातिस का जॉय ऑफ लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और किस में बना है? 1906 में बना है। किस माध्यम में बना है? तो ऑयल पेंटिंग है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। मातिस का प्रसिद्ध चित्र जो डांस है, यानी कि डांस, कौन सा डांस बताइएगा। तो यहाँ पे मातिस का प्रसिद्ध चित्र डांस किस संग्रहालय में है? तो सभी लोग जानते हैं जो मातिस का डांस है तो किस संग्रहालय में है? अभी बताया ही था, मातिस का डांस कौन संग्रहालय में है? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे देखो सबको पता है और सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? म्यूजियम। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें, ये आपका रिवीजन टेस्ट है। ठीक है, ऑफ मॉडर्न आर्ट कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। चलिए ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग या फिर हेट वाली महिला सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्षित के चित्रकार हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे चित्रकार हैं? तो आप समझ ही रहे हैं, हेट वाली महिला है जो सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, यहाँ पे वो भी लिखा है जो संग्रहालय है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल ऑन कैनवास पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई थी, मैंने सोचा यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सा है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, जल्दी से तो बताइएगा। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा?
ये भी है कि यहाँ पर ये भी याद रखना, कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में सुरक्षित है, तो कौन सी, मातिस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेट वाली महिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लाल चित्रकला कक्ष या फिर बोल सकते हैं उसको रेड स्टूडियो। क्या बोल सकते हैं, रेड स्टूडियो। ठीक है, तो आपको बताना है जो रेड स्टूडियो है तो सभी लोग जानते हैं किसका है, तो बिल्कुल मातिस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मातिस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जीवन का आनंद या फिर बोल सकते हैं द जॉय ऑफ लाइफ, वर्ष 1906 का बर्न फाउंडेशन ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं, फिलाडेल्फिया में सुरक्षित चित्र के चित्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, अभी आया ही था जीवन का आनंद, जो द जॉय ऑफ लाइफ, जो आपको मैंने बताया भी था, तो किसका है ये, तो बिल्कुल हेनरी। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो हेनरी मातिस के ही आएंगे, हेनरी मातिस आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, ये चीज़ आंसर देने से मतलब नहीं है, बस ये आपको याद करना है कि हेनरी मातिस का जॉय ऑफ लाइफ है चित्र इनका। ठीक है, हरी पट्टी जो मैडम मातिस हैं उनका भी याद रखिएगा। ठीक है, लाल चित्रकला कक्ष जो रेड स्टूडियो है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 पर बताइए जल्दी से, पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो सभी लोग बताइए यहाँ पे जो पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो कौन हैं, सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आंसर, पेपर कट, तो बिल्कुल हो जाएगा हेनरी मातिस, फिर से हेनरी मातिस। ठीक है, तो मुझे अब तो सारी क्वालिटी पता चल गई कि हेनरी मातिस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी, तो हेनरी मातिस को भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियों किस फाववादी कलाकार ने बनाई है, तो यहाँ पर फिर से आ गया है। अब ये मत सोचिएगा कि मातिस ही करते आइएगा तो बताइए काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ किस फाववादी कलाकार ने बनाई है, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ किस फाववादी कलाकार ने बनाई है, सभी लोग आंसर बताइए, तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे, रॉल्ट हो जाएंगे, रॉल्ट या रॉल्टफी। ठीक है, या फिर देखो रॉल्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं राउल डफी। ठीक है, देखो दोनों ही नाम याद रखिएगा, नाम तो आप लोग को चेंज कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मेरी थोड़ी मेहनत भी काम आए, बाकी तो सब लोग इधर उधर भटकते हैं, मुझे कौन याद करेगा चलिए तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन सा, ये तो हो गया है क्वेश्चन, जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस के किस चित्र में है, जलते हुए रंग अभी मैंने बताया था, इस पर मैंने मजाक भी थोड़ा सा बनाया था कि जलते हुए नहीं कि आग लग रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल सबके लिए टाइम दिया जाएगा, तो सभी लोग बताइए जल्दी इसका राइट आंसर, सभी लोग आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए तो जलते हुए रंगों जैसा प्रभाव हेनरी मातिस के किस चित्र में मिलता है, तो बिल्कुल भोजन की मेज या फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जल्दी से बताइए, द डिनर टेबल। ठीक है, यहाँ पर डिनर टेबल। चलिए ये चीज़ तो हो गया, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की, यहाँ पे ब्लू न्यूड है या फिर हम बोल सकते हैं नीली अनावृत, क्या बोल सकते हैं, नीली अनावृत। ठीक है, ये एक क्या है, एक कोलाज सीरीज़ है, क्या है, एक कोलाज सीरीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू न्यूड है जो यहाँ पर की चित्रकारी किसने करी है, तो सभी लोग जानते हैं किसने करी है, सभी लोग बताइए किसने करी है, बिल्कुल मातिस ने करी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मैंने लगा दिया, यहाँ पे मातिस ने की है। ठीक है, हेनरी मातिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। वर्ष 1900 लेके 1904 के मध्य की गुलाम द सर्फ नामक
मूर्ति किसने बनाई थी? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं किसने बनाई है, तो बिल्कुल हेनरी माथिस ने बनाई है। ठीक है, तो हेनरी माथिस को तो मुझे लगता है सब लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, विशुद्ध रंग। ठीक है, यहाँ पर एक है, इंडियन वाला भी थोड़ा सा बता देते हैं। विशुद्ध रंग गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का विकास किसकी कला की विशेषता है? यानी कि विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित शैली, ये किसकी विशेषता है? तो सभी स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे डफी भी बोल सकते हैं, अभी तो मैंने बताया ही था, राउल भी बोल सकते हैं, दुफी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, राउल डफी, डफी भी बोल सकते हैं या फिर दुफी, नाम चेंज कर देते हैं, धा है दुफी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ हो गया है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा कि भारत में, यहाँ पर भारत में जो है फाववादी कलाकार, मतलब जो है भारत में फाववादी कला से प्रेरणा लेने वाले कलाकार का नाम बताना है। तो यहाँ पर सभी लोग ने अभी यूरोपियन का पढ़ लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में प्रभाववादी कला से प्रेरणा लेने वाले कलाकार हैं, तो आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल शैलोज मुखर्जी हो जाएंगे, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, शैलोज मुखर्जी। तो यहाँ पर आपको बता भी देते हैं कि यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो मानते हैं यहाँ पे अभिव्यंजनावाद, पहले अभिव्यंजनावाद के बारे में बता देती हूँ। अभिव्यंजनावाद, ठीक है, अभिव्यंजनावाद की तरफ भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, नया से बता दूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फाववाद की अगर है तो कौन सा हो जाएगा आपका, शैलोज मुखर्जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, शैलोज मुखर्जी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर फाववाद से अगर सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पे आर.एन. टैगोर ने भी यूज़ करा था। आर.एन. टैगोर भी बिल्कुल मतलब कोई फ्लावर लिया तो बिल्कुल उसी से कलर कर दिया, मतलब उंगलियों से भी कलर कर देते थे। आर.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर का सबसे पहले नाम आता है उसमें, फाववाद में सबसे पहले आता है आर.एन. टैगोर का, क्योंकि ये थे, इन्होंने कोई शिक्षा भी नहीं ली थी आर.एन. टैगोर ने, तो ये तो अपने मन से बहुत जल्दी मतलब काफ़ी टाइम बाद कलाकारी करी थी, लगभग 65 ईयर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर है तो शैलोज मुखर्जी हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया है। तो सभी लोग, सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़िएगा। और मैंने जितने भी फाववाद के, और ये भी बता देते हैं कि अति यथार्थवाद से भी जुड़े थे, ये भी लिख लीजिएगा, किससे जुड़े थे, अति यथार्थवाद। ठीक है, ये सॉरी शैलोज मुखर्जी जो हैं वो किससे, यहाँ पर वो अभिव्यंजनावाद लिखना था। ठीक है, अति यथार्थवाद लिख रही हूँ, अति यथार्थवाद। ठीक है, समझ जाइएगा, तो इतना समझदार है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। तो सभी स्टूडेंट अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने भारत वाला भी लिखवा रखा है कि अभिव्यंजनावाद से कौन से कलाकार जुड़े हैं, फाववाद से कौन से कलाकार जुड़े हैं, घनवाद के कलाकार कौन से जुड़े हैं। अगर मैंने नहीं करवाया है तो एक बार मैं बता भी दूंगी कि घनवादी कलाकार कौन कौन से कलाकार हैं, तो सब आपको करवा दूंगी। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करिएगा। देखो टाइम से ज्वाइन होंगे तभी मेरे लिए अच्छा है, अगर नहीं तो फिर क्या ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक थोड़े से और भी बता देती हूँ कि यहाँ पर पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ पूछ ले, ये भी बता देती हूँ। मतलब यहाँ पे जो मोरिस का बता देती हूँ एक चीज़, ये भी याद कर लेना, जो मोरिस का चित्र है, मोरिस ब्लामंक की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, मोरिस ब्लामंक की बात कर रही हूँ। तो इनका एक चित्र ज़रूर याद कर लेना। द ब्लू हॉर्स भी इम्पोर्टेंट है, द ब्लू हॉर्स भी याद कर लेना, किसका, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, द ब्लू हॉर्स वाला याद रखिएगा। बाकी तो मैंने घनवाद में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्र है, इसका मतलब किसका, मोरिस ब्लामंक। अगर हम किसकी बात करें, किसकी, आंद्रे देरे की बात करते हैं। जो आंद्रे देरे की बात करेंगे
ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा अच्छा मतलब चित्र याद करनी है, क्योंकि इन दोनों के चित्र मैंने बताए नहीं है, मैंने सोचा कि लाओ मैं बता दूं। तो यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर याद कर लेना, पोर्ट्रेट ऑफ मातिस का है। पोर्ट्रेट ऑफ मातिस, ये मत सोचना कि पोर्ट्रेट ऑफ मातिस मातिस ने ही बनाई है, ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑफ मातिस वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी दूसरा चित्र की अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, देरे की, आंद्रे देरे की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आंद्रे देरे की बात कर रहे हैं। एक टेम्स नदी के दृश्य हैं, टेम्स नदी के दृश्य। सभी लोग स्टूडेंट बताइए टेम्स नदी के दृश्य और किसने बनाए हैं, बताइए जल्दी से। तो चलिए यहाँ पे तो आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है। वही चीज़ है कि यहाँ पे बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा, बाकी खूब मेहनत करिएगा, जल्दी से सिलेक्शन लाइएगा और मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा, मैसेज करके ही बताइएगा। मैं तो बस यही है, अब पता नहीं लोग इधर उधर भी भटकते रहते हैं, उन लोग को भी बताएंगे, है ना, मेरा को कौन श्रेय देगा। चलिए तो ठीक है, फिर ये यहीं क्लास ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं कल 2 बजे क्लास में आपका काली घाट के साथ। काली घाट के साथ मिलेंगे, तंजौर शैली, ठीक है। ओके चलिए फिर, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।